A very good morning to all of you students. We are continuing chapter number 7, human memory, and in previous video we had understand the concept of memory, the three important component, the three important concept, that is the encoding, storage and retrieval. After that the information processing approach, or you can say the stage model given by Atkinson and Shiffrin, ठीक है, जिसमें हमने समझा सेंसरी मेमोरी, STM एंड LTM. आफ्टर दैट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है, क्रैक एंड लैकहार्ट का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग अप्रोच. देयर आर आल्सो 3 लेवल्स, ठीक है, शैलो लेवल, देन इंटरमीडिएट लेवल एंड द डीपेस्ट लेवल. ये 3 लेवल थे जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती थी इन अवर मेमोरी सिस्टम. एंड इन जस्ट प्रीवियस वीडियो वी स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, सो टुडेज मेजर टॉपिक इज लॉन्ग टर्म मेमोरी और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, जिसमें हमने ऑलरेडी एक क्लासिफिकेशन अंडरस्टैंड किया था, द डिक्लेरेटिव और द प्रोसीजरल मेमोरी. ठीक है, डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव यू कैन से, और डिक्लेरेटिव और प्रोसीजरल मेमोरी. ठीक है, ये दो हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके थे. नाउ सेकेंड क्लासिफिकेशन विच इज एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी. ओके, सो द मेजर टॉपिक्स टुडे इज टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हमारा था डिक्लेरेटिव और नॉन डिक्लेरेटिव. और प्रोसीजरल. ठीक, उसके बाद एक और क्लासिफिकेशन था विच इज एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी. ठीक है, एपिसोडिक मेमोरी या सिमेंटिक मेमोरी. ओके, सो टुल्विंग हैज प्रपोज्ड yet another classification and has suggested that the declarative memory can either be episodic or semantic. ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है टुल्विंग के अकॉर्डिंग जो हमारी ये डिक्लेरेटिव मेमोरी थी, यही फर्दर क्लासिफाई हुई थी विद दी एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी. ठीक है, सो ये जो क्लासिफिकेशन था ये इन्हीं का था. ठीक, so declarative memory is further classified either be episodic or semantic. ठीक है, episodic memory में क्या हो रहा है, it contained biographical detail of our life, like memories related to our personal life experiences constitute the episodic memory, and it is for this reason that its content are generally emotional in nature. And how, for example, how did you feel when you stood first in your class, or how angry was your friend, and what did she or he say when you did not fulfill a promise. ठीक है, so if such incidents did actually happen in your life, and you perhaps will be able to answer these questions with reasonable accuracy. So although such experiences are hard to forget, yet it is equally true that many events take place continuously in our lives and that we do not remember all of them. ठीक है, that mean there is a capacity, definitely बहुत सारे इवेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं, सबको रिमेंबर रख पाना इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाई वी रिमेंबर ओनली फ्यू एक्सपीरियंसेस, एंड द एक्सपीरियंसेस विच आर रिलेटेड टू अवर पर्सनल इवेंट्स. ठीक है, पर्सनल हमारी जो लाइफ इवेंट से रिलेटेड चीजें हैं, बेसिकली जो उसकी फीलिंग पार्ट होता है, इमोशन और फीलिंग पार्ट होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसे हम एपिसोडिक मेमोरी में लर्न रखते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने कोई लास्ट बर्थडे अपना किस तरह से सेलिब्रेट किया था. ठीक है, लास्ट टाइम किसी स्पेशल पर्सन ने हमारे लिए क्या स्पेशल सरप्राइज रखा था या क्या हमारे लिए किया था. ठीक है, जहाँ पे भी हमारा ये किसी लास्ट टाइम हम जब एंग्री हुए थे तो कितनी जोर की फाइट हुई थी हमारी. ठीक है, सो ये सारे जो एपिसोड हैं आपके लाइफ के, जहाँ पे इमोशंस अटैच्ड हैं, फीलिंग अटैच्ड है, और वो एकदम पिक्चर वे में, एपिसोड वे में आपको लर्न रहते हैं, उससे रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स आपको लर्न रहते हैं. दीज आर द एपिसोडिक मेमोरी. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हाउ डिड यू फील व्हेन यू स्टूड फर्स्ट इन योर क्लास. ठीक है, जब आपने
फर्स्ट बी क्लास में एंट्री लिया तो किस तरह से आपने क्या फील किया, ठीक है, और व्हाट डिड ही और शी से व्हेन यू डिड नॉट फुलफिल अ प्रॉमिस, जब आपने कोई प्रॉमिस किया और आपने नहीं उसे फुलफिल किया तो जो अदर पर्सन है उसने क्या फील किया या आपको क्या कहा, ठीक है। सो ये जो रिलेटेड इससे जो रिलेटेड मेमोरी है विच इज कंसिडर्ड इन द एपिसोडिक मेमोरी। So although such experiences are hard to forget, and yet it is equally true that many events take place continuously in our lives and that we do not remember all of them. Besides, there are painful and unpleasant experiences which are not remembered in as much detail as pleasant life experiences. So definitely जो painful और ऐसे experiences है जो कि unpleasant है उन्हें हम ज़्यादा नहीं remember रखते, उन्हें हम forget करने के लिए एफर्ट करते हैं। दैट्स वाई वो हम उनसे जो कि विथ एफर्ट उसे हम फॉरगेट कर पाते हैं, एंड जो हमारे प्रेजरेबल एक्सपीरियंसेस रहते हैं वो हम ज़्यादा अच्छे से रिमेंबर रख पाते हैं। उसकी माइन्यूट से माइन्यूट एक्सप्लेनेशंस जो है डिटेल है उसे हम जो कि लर्न रख पाते हैं। सो दिस इज द एपिसोडिक मेमोरी। नाउ द सिमेंटिक मेमोरी ऑन द अदर हैंड इट is the memory of general awareness and knowledge. All concepts, ideas and rules of logic are stored in semantic memory. For instance, it is because of semantic memory that we remember the meaning of, say, non-violence, or remember that 2 plus 6 is equal to 8, or the STD code of New Delhi is 011, or that the word elephant is misspelled, or unlike episodic memory, this kind of memory is not dated, and you perhaps will not be able to tell when you learn the meaning of non-violence, or on which date you come to know that Bangalore is the capital of Karnataka. So since the content of semantic memory relate to facts and ideas of general awareness and knowledge, so it is affected natural and not सस्पेक्टेबल टू फॉरगेटेड, ठीक है। सो डेफिनेटली जो सिमेंटिक मेमोरी होती है इट इज रिलेटेड टू योर थॉट, आइडियाज, फैक्ट्स। सो डेफिनेटली ये फॉरगेट नहीं होती, और यहाँ पे आप एपिसोड वे में नहीं याद रखते हो तो दैट्स वाई आप इसका टाइम और डेट नहीं मेंशन कर सकते, बट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। आप उसको सिमेंटिक वे में, मीनिंग वे में अंडरस्टैंड करते हो, दैट्स वाई यू रिमेंबर इट एज अ फैक्ट, एज अ कॉन्सेप्ट, एज अ आइडिया, ठीक है, और इसे आप इजिली नहीं फॉरगेट करते। डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ एलटीएम। सो यहाँ पे ब्रॉड कैपेसिटी होती है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आप यहाँ स्टोर रखते हो इन दी सिमेंटिक मेमोरीज, ठीक है। सो वेरियस अदर क्लासिफिकेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है जो बहुत डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दिए हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के, ठीक है। जैसे फ्लैशबल्ब मेमोरी है एक, और इसी तरह ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है, ठीक है। एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट ये भी एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। सो सी द बॉक्स 7.2, ठीक है। बॉक्स 7.2 में लॉन्ग टर्म मेमोरी का और भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। सो द स्टडी ऑफ मेमोरी इज अ fascinating field, and researchers have reported many new phenomena. The following phenomena show the complex and dynamic nature of human memory. So here is the flashbulb memory. These are memories of events that are very arousing or surprising. Such memories are very detailed, and they are like a photo taken with an advanced model camera. You can push the button, and after 1 minute you have a recreate of the scene, so you can look at the photograph wherever you want. So flashbulb memory are like images frozen in meaning and tied to particular place, date and time. So perhaps people put in greater effort in the formation of these memory, and highlighting detail might lead to deeper level of processing as well as offer more cues for retrieval, ठीक है। सो फ्लैशबल्ब मेमोरी जैसे कि एग्जैक्टली कैमरा से जैसे आप कोई पिक लेते हो तो वो एज इट इज स्टोर हो जाती है, एंड व्हेनेवर यू सी द पिक्चर आपको वो पूरा मूवमेंट एज इट इज याद आ जाता है, जो भी चीजें उसमें होती है, वो डेट, प्लेस, वो पूरे उससे रिलेटेड इमोशंस, उससे रिलेटेड जो कलर्स हैं,
जो भी चीजें फीलिंग्स हैं वो सारी एग्जैक्ट वे में परसीव होती हैं एज अ पिक्चर. सो दिस इज द फ्लैशबल्ब मेमोरी. डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सी चीजें माइन्यूटली और बहुत ही क्लियर होती हैं. तो यहाँ पे जो लेवल होता है इसकी प्रोसेसिंग का वो डीपर लेवल होता है. डेफिनेटली लॉन्ग टर्म मेमोरी में डीपर लेवल की प्रोसेसिंग, जहाँ पे सिमेंटिक प्रोसेसिंग हम कर रहे हैं, उस लेवल की प्रोसेसिंग के थ्रू इस टाइप की मेमोरीज स्टोर होती हैं, फ्लैशबल्ब मेमोरी. और ये बहुत ही रियल एकदम इन विवो एक्सपीरियंस देती हैं जो भी इवेंट्स हमारे लाइफ में होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जो कि जैसे कि हमारा मैरिज. ठीक है, तो आप इवन आफ्टर 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर भी आप उससे रिलेटेड जो मेमोरीज है, जो कुछ मेमोरीज ऐसी हैं जो बिल्कुल फ्लैशबल्ब की तरह आपके सामने आ जाती हैं. ठीक है, ऐसे ही आपको अगर रिमेम्बर हो कि आपका जैसे कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो जो कि बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्टली उस वे में परसीव होता है. ठीक है, तो ये होती है फ्लैशबल्ब मेमोरी, जहाँ पे बिल्कुल फ्लैश की तरह सारी चीजें पिक्चर वे में आपके सामने आ जाती हैं. Now, second type of memory, another classification is autobiographical memory. Autobiographical memory, that is, these are personal memories. ठीक है, they are not distributed evenly throughout our lives. Some period in our lives produce more memories than other. So, for instance, no memories are reported pertaining to early childhood, particularly during the first 4 to 5 years. So, दिस इज कॉल्ड चाइल्डहुड अमेंशिया. ठीक है, होता क्या है कि ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, जैसे कि समझ रहे ऑटोबायोग्राफी, यू नो द ऑटोबायोग्राफी. सो डेफिनेटली ये जो मेमोरी होती है वो हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे फैक्ट से, हमारे कैरेक्टरिस्टिक, हमारे एट्रीब्यूट से रिलेटेड होती हैं. हमारी लाइफ के इवेंट में हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उससे रिलेटेड होती हैं. सो डेफिनेटली यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, चाइल्डहुड अमेंशिया. ठीक है, अर्ली जो हमारे 4 to 5 ईयर होते हैं वो हमको नहीं रिमेंबर होते हैं, हम उसको नहीं लर्न कर पाते क्योंकि उस टाइम तक हमारा कॉग्निशन उतना डेवलप नहीं, हमारा मेमोरी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है कि हम उसे स्टोर कर पाएं. दैट्स वाई हम उसे नहीं स्टोर कर पाते और दिस इज नोन एज चाइल्डहुड अमेंशिया, क्योंकि हमें अपनी अर्ली 4 to 5 ईयर की जो मेमोरी होती है वो नहीं रिमेंबर रहती. आफ्टर दैट हमारा स्टोरेज एप्रोप्रिएटली वर्क करता है और हम मेमोरीज को स्टोर कर पाते हैं. हमें याद होता है कि हाँ, जैसे हमने हमारा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था, हमने जब हाई स्कूल का हमारा रिजल्ट आया तो हमारा क्या एक्सप्रेशन था, सब किसने क्या कहा था. ठीक है, फर्स्ट टाइम जब हमें किसी चीज के लिए प्राइज मिला, हमने फर्स्ट टाइम जब विन किया तो कैसे एक्सप्रेशन थे लोगों के, मेरे पेरेंट्स ने क्या कहा. या सपोज किसी को फर्स्ट उसकी साइकिल कब उसके बर्थडे गिफ्ट के रूप में उसके फादर ने उसे साइकिल दिया था या फिर ऐसे उसको बाइक मिला या कुछ भी जो उसने डिमांड किया, जिसके लिए वो बहुत डेस्परेट था, वो फर्स्ट टाइम उससे रिसीव हुआ, क्या फीलिंग थी, क्या एक्सप्रेशन था, किस तरह से उसने लाइफ में क्या चीज अचीव किया. ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड चीजें होती हैं वो हमारी ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी होती है, बेसिकली रिलेटेड टू आवर पर्सनल एक्सपीरियंसेस. ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जितनी भी रिलेटेड मेमोरी है वो ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी है. नाउ so there is a dramatic increase in the features of memories just after early childhood, that is in the 20s. Perhaps emotionality, novelty and importance of events contribute to it. ठीक है, during old age the most recent year of life are likely to be well remembered. ठीक है, however before this around 30 year of age a decline in a certain kind of memory start. ठीक है, after 30 जो मेमोरी होती है वो थोड़ी सी डिक्लाइन होने लगती है. आपकी मेमोरी कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं होती. दैट्स वाई मैं भी आपसे कहती हूँ कि अब उतनी चीजों को रिमेम्बर रख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि जो कैपेसिटी होती है, ग्रैस्पिंग कैपेसिटी मेमोरी, वो अब डिक्लाइन होती लगती है आफ्टर 30. ठीक है, जबकि इसके पहले की जो एज होती है, मतलब जब आप लर्निंग स्टार्ट करते हो 6 to 7 की एज से लेके 30 एज तक, 24, 25, 28 तक कि आपकी मेमोरी, आप बहुत अच्छा मेमोरी होता है आपका, बहुत सारी चीजें आप साइमल्टेनियसली लर्न कर पाते हो, कैपेसिटी अच्छी होती है. बट आफ्टर 30 वो डिक्लाइन होने लगती है. आप जितनी चीजें पढ़ते हो उतनी चीजें आप रिमेंबर नहीं रख पाते, फॉरगेटिंग बहुत इजीली होती है. ठीक है, ठीक है. सो दिस इज द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी. अनदर काइंड ऑफ मेमोरी इज implicit memory. So recent studies have indicated that many of the memories remain outside the conscious awareness of a person. So this is the implicit memory and is a kind of memory that a person is not aware of. So it is a memory that is retrieved automatically, and one interesting example of implicit memory comes from the experiences of typing. So if someone knows typing, that means he or she also know the particular letter on the keyboard, but many typists cannot correctly label blank keys in a drawing of a
keyboard. ठीक है, implicit memory lies outside the boundaries of awareness in the world. In other words, we are not conscious of the fact that a memory of record of a given experience exists. ठीक है, so nevertheless, implicit memory do influence our behavior. This kind of memory was found in patients suffering from brain injuries, and they were presented a list of common words. A few minutes later, the patient was asked to recall word from the list, and no memory was shown for the word. However, if he or she was prompted to say a word that began with these letter and two letter are given, so the patient was able to recall word. So implicit memory are also observed in people with normal memory. ठीक है, implicit memory that means a memory which is not इन दी लेवल ऑफ आवर अवेयरनेस. ठीक है, हमारे कॉन्शियस लेवल पे जो मेमोरी नहीं है, हमारे अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे मटेरियल्स, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हैं जिसे हम इम्प्लिसिट मेमोरी कह सकते हैं. देयर आर टू टर्म्स. ठीक है, यहाँ पे आपके बुक में मेंशन नहीं है, बट देयर आर टू क्लासिफिकेशन, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी. सो डेफिनेटली जो इम्प्लिसिट मेमोरी है वो अनकॉन्शियस माइंड की है, जो हमारे अराउजल लेवल में नहीं है, अवेयरनेस लेवल पे नहीं है. एंड एक्सप्लिसिट मेमोरी वट एवर वी रिमेंबर इट, दैट्स मीन द सिमेंटिक मेमोरी, द एपिसोडिक मेमोरी, द फ्लैश बल्ब एंड द ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज आर अंडर इन दी एक्सप्लिसिट मेमोरी. ठीक है, बाकी जितनी भी मेमोरी है वो हमारी एक्सप्लिसिट मेमोरी में आएगी, जो हमारे अवेयरनेस लेवल पे है. ठीक है, सो दीज आर द सो मेनी कैटेगरीज, सो मेनी न्यू टाइप्स ऑफ मेमोरीज. इसे और अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हैं. So in the long-term memory, there are so many systems through which we organize the information, which are known as different type of long-term memory. ठीक है, so declarative, non-declarative, ठीक, एपिसोडिक, सिमेंटिक, ऑटोबायोग्राफिकल, सॉरी ये दोनों क्लासिफिकेशन उधर आ जाएंगे. Autobiographical, flashbulb, and explicit and implicit. ठीक है, सो इतने टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी का क्लासिफिकेशन है. लॉन्ग टर्म मेमोरी, declarative memory, non-declarative memory. In the declarative memory, there is a episodic and the semantic, and the other classification is autobiographical memory, flashbulb memory. एक और है explicit and implicit memory. ठीक है, इतने type of memory, इतने type of systems होते हैं organization जो होता है information का in our LTM. So these are the combinations through which we organize the information in the LTM. ठीक है, so these are the methods. After that, methods of memory measurement. ठीक है, किस तरह से हम memory measurement को कर सकते हैं. So in the section of the learning, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था. There are 3 type of techniques या 3 type of method थे. The free association, then serial position effect या serial recall, and pair association. 3 method हमने डिस्कस किए थे. Now in the method of memory measurement, यहाँ पे भी कुछ 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम इन मेमोरीज को मेजर करते हैं, इनका असेसमेंट करते हैं. सो लेट्स मूव टू दी मेथड ऑफ मेमोरी मेजरमेंट.
Methods of memory measurement. So there are three type of methods. First is free recall and recognition. Second is sentence verification task. Third one is priming. For measuring information, we cannot report verbally. ठीक है, priming. So there are three methods through which we assess the memory. So there are many ways in which memory is measured and experimentally. So since there are many kind of memories and any method appropriate for studying one type of memory may not be studied for studying another, suited for studying another. So this the major method which are used for memory measurement are being presented here. Okay, so there are three type of memory measurement methods, and one method is suitable for maybe one kind of memory, but maybe it is not suitable for another kind of memory. So definitely there are so many techniques through which we assess different type of memories. ठीक है, हर मेमोरी को असेस करने के लिए जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो भी डिफरेंट होना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि एक मेथड के थ्रू हम सारे टाइप ऑफ मेमोरी को नहीं असेस कर सकते. दिस इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो अवर फर्स्ट मेथड इज फ्री रिकॉल एंड रिकॉग्निशन. ठीक है, फॉर मेजरिंग फैक्ट एपिसोड्स रिलेटेड मेमोरी. ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर फैक्ट्स रिलेटेड मेमोरी, या जो हमारी एपिसोडिक मेमोरी है या सिमेंटिक मेमोरी है, उसके लिए दिस टेक्निक इज वेरी मच सुटेबल. And in free recall method, participants are presented with some word which they are asked to memorize, and after some time they are asked to recall. So them recall and them in any order. So the more they are able to recall, the better their memory is. So in recognition, instead of being asked to generate items, participants see the item that they had memorized along with distracted items, those that they had no seen, and their task is to recognize which one of those they had learned. So the greater the number of recognition of old item, better is the memory. ठीक है, so definitely there are two techniques are emerge in the one method. ठीक है, जो first method है हमारा free recall and recognition. So इसमें दो टेक्निक है, first is the free recall, second is the recognition. So in the free recall एक लिस्ट प्रेजेंट की जाती है पार्टिसिपेंट्स के सामने. आफ्टर दैट उन्हें वो मेमोराइज करने को कहा जाता है, लर्न करने को कहा जाता है, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स, आफ्टर फ्यू टाइम गैप, ठीक है, कुछ टाइम गैप के बाद उनसे वो रिकॉल करने को कहा जाता है एट एनी सीक्वेंस, एट एनी पोजिशन. ठीक है, किसी भी वे में, किसी भी वे से उसे रिप्रेजेंट करने को, रिकॉल करने को कहा जाता है इन द फ्री एसोसिएशन. नाउ रिकॉग्निशन, there are so many items. ठीक है, जैसे कि हम MCQs जब करते हैं, तो MCQs में when we know the theory, मतलब एक हमने थ्योरी दी कि इसके फाउंडर कौन है, there are 4 names. ठीक है, 4 साइकोलॉजिस्ट के नेम है. सो डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज करना है कि किसने ये जो थ्योरी है लर्निंग की, सपोज हमने कोई थ्योरी दी कि इन 4 साइकोलॉजिस्ट में से किसकी ये थ्योरी है. सो डेफिनेटली वहां हम क्या करें? रिकॉग्निशन कर रहे हैं, क्योंकि देयर आर सम स्टिमुलस व्हिच आर प्रेजेंटेड अर्लियर, और जहां पे हम लर्न कर रहे थे, लर्निंग टास्क हमारा जो था एक्विजिशन टास्क, एंड वहां पे कुछ डिस्ट्रैक्टर्स थे. ठीक है, जो अदर ऑप्शंस हैं, दीज आर द डिस्ट्रैक्टर्स, और हमें आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज राइट आंसर. ठीक है, सो वहां दिस मेथड इज नोन एज रिकॉग्निशन. ये जहाँ पे हमें पहचानना होता है. बहुत सारे स्टिमुलस हैं, बहुत सारे, जिसमें वो स्टिमुलस जो है उसमें से कुछ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस हैं जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना है, जो कि उसे बताना है, रिकॉल करना है, और कुछ डिस्ट्रैक्टर्स हैं जो कि पहले प्रीवियसली नहीं प्रेजेंट थे हमारे सामने. ठीक है, सो हमें उनमें से फाइंड आउट करना होता है. दिस इज द रिकॉग्निशन. नाउ द सेकेंड टेक्निक इज sentence verification task. So for measuring semantic memory, this is suitable for the semantic memory, and as you have already read, semantic memory is not amenable to any forgetting, because
it embodied general knowledge that we all possess. So in sentence verification task, the participants are asked to indicate whether the given sentence are true or false. So faster the participants response, better retained is the information needed to verify those sentences. ठीक है. सो ऐसे टास्क में जैसे जो ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये जो है ये हमारा सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क होता है कि हमने अगर कोई फैक्ट रखा तो उसके फैक्ट के बेसिस पे ट्रू फॉल्स यस नो में जो आंसर्स होते हैं इस टाइप के जो हम टास्क एक्सरसाइज में डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज करते हैं, दीज आर द सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क, जो कि हमारे सिमेंटिक मेमोरी के को असेस करने के लिए, उसे मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होता है. नाउ द third form of memory, which is priming. So in the priming, for measuring information we cannot report verbally. ठीक है, ऐसी information जिसे हम verbally नहीं report कर सकते, in the way of language हम उसे नहीं express कर सकते, उसके लिए priming best जो कि technique होती है. So we store many kind of information that we cannot report verbally. For instance, information necessary to ride a bicycle or a play sitar, or besides we also store information that we are not aware of, so which is described as implicit memory. So in priming method, participants are shown a list of words such as garden, playground, house, etc., and then they are shown part of these words like agar, plow, hoe, along with parts of other word, and they had not seen participants complete parts of same word more quickly than parts of word that had not seen. So when asked, they are often unaware of this and report that they have only guessed. ठीक है, so definitely जब वो guess करते हैं तो उसके थ्रू ही वो एक appropriate ऐसा आंसर करते हैं, ऐसी चीजों को वो फाइंड आउट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं उस गिवन स्टिमुलस में से जो कि ऑलरेडी उनके अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, विच इज दी बेस्ट टेक्निक फॉर इम्प्रेसिव मेमोरी. ठीक है, जिसके बारे में हम अवेयर नहीं है, इसकी मेमोरी से रिलेटेड अगर हम उसको मेजर करना है, सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे स्टिमुलस, बहुत सारे टास्क दिए रहते हैं और उसमें से वो उनको वो चूज करना होता है जो कि अप्रोप्रिएट हो, और डेफिनेटली वो जो चूज करते हैं वो उनके अनकॉन्शियस मेमोरी से रिलेटेड होता है. सो दिस इज द प्राइमिंग मेथड. So these are three important methods through which we assess the long-term memory, the different type of long-term memory. ठीक है, and the remaining part is type of short-term memory. ठीक है, वो which is जो मिस हो गया था बॉक्स 7.1 वर्किंग मेमोरी, वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं because there is not so much time. ठीक है, so in recent year psychologists have suggested that the short-term memory is not unitary, rather it may consist of many components. So this multi-component view of short-term memory was first proposed by Bradley in the 1986, and who suggested that the short-term memory is not a passive storehouse but rather a workbench that hold a wide variety of memory materials that are constantly handled and manipulated and transformed as people perform various cognitive tasks. ठीक है, ये जो है कि एक शॉर्ट टर्म पैसिव स्टोर नहीं है, बल्कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी चेंज की जाती है. डेफिनेटली इन इंफॉर्मेशन का हम क्या क्या करते रहते हैं, इन्हें हम चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, डिफरेंट वे में इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है, और कॉन्स्टेंटली इनको हम हैंडल करते रहते हैं डिफरेंट कॉग्निटिव टास्क के थ्रू. ठीक है, सो दिस वर्क बेंच इज कॉल्ड द वर्किंग मेमोरी. सो द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द वर्किंग मेमोरी इज द फोनोलॉजिकल लूप. ठीक है, वर्किंग मेमोरी का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है दैट इज द फोनोलॉजिकल लूप विच hold a limited number of sound and unless rehearsal that they decay within 2 seconds. So definitely ये sounds को 2 seconds के लिए store रखता है, and अगर यहाँ पर rehearsal नहीं किया जाए तो after a 2 second ये memory जो हमारी phonological loop के through enter करती है, sound के through enter करती है हमारे system में, वहाँ से ये delete हो जाएगी या जो है कि forget हो जाएगी. So definitely rehearsal जो होता है phonological loop के through अगर हम acoustical rehearsal करते हैं, so definitely ये memory और ज़्यादा longer time के लिए maintain रहती है. ठीक है, द सेकेंड कंपोनेंट इज विजुओस्पेशियल स्केचपैड स्टोर. ठीक है, विजुओस्पेशियल स्केचपैड स्टोर विजुअल एंड स्पेशल इंफॉर्मेशन आर, एंड लाइक अ फोनोलॉजिकल लूप द कैपेसिटी ऑफ द स्केचपैड 2 is limited
एंड द थर्ड कंपोनेंट विच ब्रैडली कॉल्स द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जो सेकेंड इन्होंने जिस एग्जीक्यूटिव सिस्टम की बात की, दैट इज ये जो सेकेंड सिस्टम है हमारा, विच इज विजुअल स्पेशियल स्केच पैड। यहाँ पे विजुअल सेंसेशन जो है वो स्टोर रहती है एंड इसके साथ ही जो स्पेशल इंफॉर्मेशन है वो भी स्टोर रहती है। ठीक है, नाउ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, सो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो होता है, इट ऑर्गेनाइजेज इंफॉर्मेशन फ्रॉम फोनोलॉजिकल लूप एंड विजुअल स्पेशल स्केच पैड एंड एज वेल एज फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो लाइक अ ट्रू एग्जीक्यूटिव, it allocates attentional resources to be distributed to various information needed to perform a given cognitive operations and monitor plans and control behavior। ठीक है, जो थर्ड हमारा जो कंट्रोल पैनल है ये ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन हमारे विजुअल स्पेशल स्केच पैड से आ रही है वो इंफॉर्मेशन, और जो हमारे फोनोलॉजिकल लूप से आ रही है उस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और इसे ट्रांसफर करता है टू दी एलटीएम। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग मेमोरी। दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टूडेंट्स। टुडे यू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, द डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी एज वेल एज द डिफरेंट टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, द क्लासिफिकेशन इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी, दैट इज द वर्किंग मेमोरी, द थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप which is introducing in the working memory, three important क्या कह सकते हैं इनको, कि जो component है, three important stages हैं in the STM। ठीक है, this is all about today. Thank you so much students.